फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम एशियन हिस्ट्री में मौर्य प्रशासन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इससे अगला टॉपिक हमारा है राज्य द्वारा संचालित उद्योगों की बात अपन करेंगे। देखिए, मौर्य प्रशासन में जो राज्य के द्वारा जो उद्योग थे, संचालित उद्योग, उनकी बात अपन करते हैं। कौन कौन से उद्योग संचालित थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो जहाज निर्माण उद्योग है, एक आयुध यानी कि जो गोला बारूद है वो उद्योग है, एक कृषि उद्योग, एक वस्त्र निर्माण उद्योग। तो ये चार बड़े फेमस उद्योग थे मौर्य प्रशासन में। ठीक है, मौर्य काल में। ओके, यानी कि जहाज निर्माण उद्योग, आयुध यानी गोला बारूद उद्योग है, कृषि औजारों वाला उद्योग, एक वस्त्र निर्माण उद्योग। तो यहाँ पे सबसे जो फेमस उद्योग था वो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो बड़ा फेमस था। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, वस्त्र निर्माण इस समय का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, यानी कि जो वस्त्र निर्माण था इस मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट उद्योग था। इससे संबंधित वर्ग यानी कि जो इससे संबंधित जो वर्ग था, काम करने वाले, उनको क्या कहा जाता? तंतुआय कहा जाता। क्या कहा जाता डियर फ्रेंड? तंतुआय कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिएगा, वस्त्र निर्माण इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट उद्योग था, यानी कि इस आज भी वस्त्र निर्माण उद्योग है जो संगठित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो उस वर्ग में जो काम करने वाले जो लोगों का वर्ग था उसको तंतुवाय कहा जाता था। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पूछा तंतुवाय क्या होता है कि मौर्य प्रशासन के अंदर जो वस्त्र निर्माण उद्योग में काम करने वाले वर्ग को तंतुवाय कहा जाता। जो शिल्पी यानी कि जो शिल्पी व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करते थे, यानी कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर काम करने वाले शिल्पी कार्य करते, उन्हें में महीने में एक दिन राज्य के लिए कार्य करना पड़ता था। यानी कि कहने का मतलब है एक दिन की बेगार ली जाती थी, यानी कि प्रत्येक शिल्पी को एक दिन मौर्य प्रशासन यानी कि मौर्य प्रशासन के अंदर यानी कि वहाँ पर जाकर वहाँ पर एक दिन का कार्य करना पड़ता था। इससे कर की अदायगी माना जाता, यानी कि इसे कर की अदायगी माना, यानी कि जो कर के रूप में एक दिन का काम लिया जाता था इन शिल्पियों से। ठीक है, मौर्य प्रशासन में बदले में राज्य द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान, और इसके बदले में जो राज्य द्वारा क्या करता था कि उन लोगों को यानी उस वर्ग के लोगों को क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है राज्य के द्वारा। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आई। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये तो था राज्य द्वारा संचालित उद्योग। आगे हम बात करते हैं तो देखिए व्यापारिक मार्ग। देखिए, मौर्य प्रशासन मौर्य काल में जो व्यापार होते थे किन किन मार्गों से होता था, तो उन मार्गों की हम बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यापारिक मार्ग में सबसे पहला मार्ग था, देखिए, यानी कि तक्षशिला है पाकिस्तान, पाटलिपुत्र मगध यानी कि मगध पाटलिपुत्र में, और एक ताम्रलिप्ति यानी कि ये था बंगाल के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे भी यानी कि इस ऐसे भी ले सकते हो, ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से तक्षशिला पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बढ़िया वो था व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, इसके पश्चात अगर देखें दूसरा व्यापारिक मार्ग था हेमवत पथ, यानी कि हेमवत पथ यानी कि यह रास्ता हिमालय की ओर जाता था। जो हिमालय पर्वतमाला था, हिमालय की ओर जाने वाला रास्ता हेमवत पथ कहलाता था। इसके पश्चात तीसरा जो व्यापारिक मार्ग था वो था पाटलिपुत्र से वाराणसी, वाराणसी से उज्जैन, उज्जैन से पश्चिमी समुद्री तट। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र यानी कि मगध, मगध से यूपी वाराणसी। ठीक है, फिर उज्जैन यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चात जो पश्चिमी समुद्री तट था यानी कि अरब सागर वाला जो क्षेत्र था वहां तक ये तीसरा व्यापारिक मार्ग था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात अगर करें, चौथा व्यापारिक मार्ग है श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान से मैसूर, यानी कि ये दक्षिण भारत का व्यापारिक मार्ग था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये चार व्यापारिक मार्गों की बात हमने कर ली। अब पांचवा मार्ग है गंगा यमुना का जलमार्ग, यानी कि जो गंगा यमुना है यानी गंगा यमुना का जलमार्ग भी एक मौर्य प्रशासन व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, आगे बात अगर करें डियर फ्रेंड्स, तो देखिए कौटिल्य ने विभिन्न व्यापारिक मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए उत्तर की अपेक्षा दक्षिण के व्यापारिक मार्गों को अधिक लाभप्रद बताया। यानी कि वो कहता है कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कि कहता है कि जो मौर्य प्रशासन के अंदर जो उत्तरी यानी कि नॉर्थ वाले जो व्यापारिक मार्ग थे वो इतने बढ़िया फेमस नहीं जितने साउथ वाले, यानी कि जितने साउथ वाले फेमस थे वो क्या थे, दक्षिण के अंदर इनसे ज्यादा व्यापारिक मार्ग होता था और लाभ भी इन्हीं से होता था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। ओके, आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स आगे बात करते हैं,
क्योंकि इस मार्ग से बहुमूल्य पत्थर यानी इस मार्ग से बहुमूल्य पत्थर, धातु आदि का व्यापार किया जाता था। यानी कि जो दक्षिण वाला जो व्यापारिक मार्ग था, इनसे बहुमूल्य पत्थरों का भी जो आयात निर्यात होता था और धातु आदि का भी व्यापार होता था। ठीक है, बात करें आगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेगास्थनीज क्या कहता है। मेगास्थनीज ने मार्ग निर्माण से संबंधित अधिकारियों का उल्लेख किया। यानी कि जो मेगास्थनीज कहते हैं अपनी इंडिका नामक पुस्तक में कि जो मार्ग निर्माण से संबंधित जो अधिकारी होता था, उस अधिकारी का उल्लेख एग्रोनोमो के रूप में किया। यानी एग्रोनोमो के रूप में उनका क्या करता था, रूप में किया जाता, उल्लेख किया है एग्रोनोमो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में जो मार्ग से संबंधित जो अधिकारी था, बड़ा अधिकारी था, उसको एग्रोनोमो कहा जाता था। जो 10 स्टेडिया की दूरी पर एक चिन्ह लगा दिया जाता था। 10 स्टेडिया की दूरी पर एक चिन्ह लगा दिया जाता। तो ये तो व्यापारिक मार्ग था डियर फ्रेंड्स। अब बात करें कि मौर्य प्रशासन के अंदर है जो आयातित वस्तुएं हैं और एक निर्यातित वस्तु, यानी कि आयात करने वाली वस्तु, निर्यात यानी खरीदने वाली वस्तु और बेचने वाली वस्तुओं की अगर बात करें तो देखिए आयातित वस्तुओं की अगर बात करें तो आयातित वस्तुओं में चीन से तो चिन्हपट यानी कि चीन यानी चाइना से चिन्हपट, यानी चिन्हपट को क्या रेशम मंगवाया जाता था। ठीक है, और ईरान से कदीमिक यानी कि मुक्ता यानी कदीमिक मुक्ता मंगवाया जाता था। ठीक है, तो ये दो चीजें तो बाहर से मंगवाया जाता। और देखिए निर्यात कौन कौन सी वस्तु बेची जाती थी, भेजी जाती थी, यानी कि रेशमी वस्त्र या सूती वस्त्र और मलमल, यानी कि मलमल बहुत फेमस थी। ढाका की जो मलमल है बहुत ही फेमस, आज भी फेमस है। तो उस मौर्य प्रशासन भी, मौर्य काल में भी ये फेमस थी। तो रेशमी और सूती वस्त्र भेजा था, मलमल भेजते, और जो मसाले हैं मसाले भी भेजे, रंग है, नील है, रत्न और हाथी दांत आदि का क्या था, निर्यात किया जाता था मौर्य प्रशासन में। तो डियर फ्रेंड्स बात आगे करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, हाथी दांत का प्रमुख केंद्र कांसी था। हाथी दांत का प्रमुख केंद्र क्या था, कांसी था, जो यूपी उत्तर प्रदेश थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मौर्य प्रशासन में दो फेमस बंदरगाह थे, उसके चर्चा हमने पहले भी देख, तो भड़ोस एक गुजरात में था और एक ताम्रलिप्ति बंगाल का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डियर फ्रेंड्स व्यापारिक मार्गों की, आयातित वस्तु निर्यातित वस्तुओं की बारे में। अब हम बात करें मौर्यकालीन सिक्कों की अगर बात करें तो मौर्यकालीन सिक्कों की अगर बात करते, देखिए मौर्यकालीन सिक्के कौन कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें कि जो सिक्कों का जो अध्ययन होता था उसको क्या कहा जाए, न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि जो सिक्के होते थे उनके अध्ययन को क्या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था। ठीक है, अब सबसे पहले सिक्कों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे सिक्का है आहत या पंचमार का सिक्का। देखिए आहत या पंचमार सिक्के की अगर बात करें तो आहत या पंचमार सिक्का चांदी या तांबे से निर्मित था। पहली बात तो आहत या पंचमार शीर्षक चांदी और तांबे से निर्मित था। हाथी, देखिए हाथी हाथी पहाड़ों पेड़ों की आकृति बनी हुई, यानी कि जो आहत या पंचमार सिक्के थे जो चांदी और तांबे के थे, उन पर क्या एक तो हाथी का चित्र था, है ना, एक पहाड़ और पेड़ की आकृति बनी हुई थी। यह नाम देखिए, यह नाम 1835 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसकी बनावट विधि के आधार पर ये दिया। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में इस आहत सिक्का का नाम दिया और उसकी बनावट विधि के आधार पर उसको ये नाम दिया था। इन पर कोई लेख नहीं है, पहली तो बात है, इन पर किसी प्रकार का लेख लिखा नहीं है। इन्हीं की पहचान साहित्य में उल्लेख किसे, कारसारपण, यानी कि आपको पता है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो चाणक्य के द्वारा खरीदा गया था उसके मामा से। ठीक है, और उसको क्या कुछ कासार्पण जो मुद्रा देकर उसको खरीदा, तो ये क्या था, कासार्पण एक क्या था, मुद्रा थी, यानी कि एक तरह का सिक्का था ये, यानी कि ये चांदी का या तांबे का हो सकता था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें तो राजस्थान में ये सिक्के, यानी कि जो कासारपण है, राजस्थान में ये सिक्के विराटनगर, बेराट यानी कि जयपुर और सीकर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले में मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी राजस्थान में भी ये विराटनगर, बेराट, जयपुर के अंदर और सीकर और चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में सिक्के प्राप्त हुए हैं खुदाई के अंदर। ठीक है, तो आगे बात करें तो पहला हो गया आपका आहत या पंचमार्क सिक्के। अगली बात अगर दूसरा सिक्के की बात अगर करें तो डियर फ्रेंड देखिए, एक तो कासार्पण पर्ण और धरण, यानी कासार्पण पर्ण और धरण यानी चांदी का सिक्का होता था। पाद सुवर्ण और निष्क ये सोने का सिक्का होता था, और मशक और एक काकणी ये तांबे का सिक्का होता था। डियर फ्रेंड्स इनको आप याद करना कैसे, यानी कि ये किस चांदी का था, सोने का, तांबे का था। डियर फ्रेंड्स कारसाण पर्ण और धरण तो चांदी का सिक्का, पाद सुवर्ण और निष्क सोने का सिक्का, मशक और काकणी तांबे का सिक्का था। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, कुछ विशेष बात कर लेते हैं।
अर्थशास्त्र में सिक्कों के लिए जो इकोनॉमिक जो अर्थशास्त्र की किताब थी, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र में सिक्कों के लिए रूप शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि इसका रूप शब्द का प्रयोग किया गया। व्यापारिक लेन देन अधिकांशतः चांदी के पर्ण से होता था, यानी कि जो व्यापारिक जो लेन देन होता था वो चांदी की पर्ण से होता था। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो सिक्कों की बात हो। अब हम बात करते हैं कुछ जो अशोक के जो प्रशासनिक जो सुधार हैं, यानी कि सम्राट अशोक के प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन उसने क्या क्या किए उनके बारे में बात कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अशोक ने कई अधिकारियों की नियुक्ति की है, यानी कि अशोक के द्वारा कई अधिकारियों की नियुक्ति की है। कौन कौन से अधिकारी थे, मैंने आपको, वैसे तो अशोक के जो 14 शिलालेख मैंने बताए थे उनमें मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, यानी कि कौन कौन से अधिकारी थे। पहला, प्रादेशिक। देखिए, प्रादेशिक था प्रदेश नामक इकाई से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि प्रदेश नामक इकाई से संबंधित ये प्रशासनिक अधिकारी था। दूसरा, राजयुक। देखिए, राजयुक क्या था, भूमि एवं न्याय से संबंधित, यानी कि जो भूमि या न्याय से संबंधित अधिकारी जिन्हें दंड समता, व्यापार समता स्थापित करने का क्या अधिकारी था, तो ये काम करता है। दंड समता यानी कि दंड विधान से संबंधित काम करता था। और जो व्यापार नहीं, कि व्यवहार समता यानी कि जो बिहेवियर है उसमें समानता की स्थापना ये करता था रज्जुक। अगला जो अधिकारी था युक्त। देखिए, युक्त राजस्व यानी कि जो राजस्व था और लेखा से संबंधित अधिकारी, यानी कि राजस्व संबंधी और लेखा जोखा संबंधी अधिकारी था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अधिकारी थे, एक प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। आगे बात अगर की विशेष बात अगर देखें, इन तीनों अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रति 5 वर्ष में साम्राज्य के निरीक्षण साम्राज्य के विभिन्न भागों का दौरा करने एवं धर्म के प्रचार प्रसार के का कार्य भी करना पड़ता था। यानी कि ये प्रत्येक 5 वर्ष में क्या थे कि जो राज्य था उसमें जाते थे, भ्रमण करके उसकी वहाँ की जो उनकी जो वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में देखते थे। ठीक है, तो ये इनके तीनों के काम हो गए। ठीक है, अगली अगर बात करें डियर फ्रेंड्स, एक शब्द है प्रतिवेदक। देखिए, प्रतिवेदक क्या होता था कि महत्वपूर्ण अधिकारी था ये, जो जन समस्याओं की सूचना किसी भी समय सम्राट को दे सकता है। यानी कि ये प्रतिवेदन था, ये इसका काम क्या था, ये कभी भी किसी वक्त, यानी कि जन समस्या यानी जनता की समस्या होती है, जनता की समस्याओं की सूचना वो क्या राजा को देता था। और इसमें आपको पता शिलालेख नंबर 6 में भी ये बात की गई और ये अधिकार था प्रतिवेदन। तो तीन तो मोस्ट हो गई, एक तो प्रादेशिक, राज्यों को युक्त और एक हो गई प्रादेशिक। ओके, आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है। आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं धर्म महामात्र। देखिए, धर्म महामात्र क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जिसका मुख्य कार्य धर्म रक्षा, अभिवृद्धि एवं लोगों में नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, धर्म महामात्रों का। अशोक प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट हुआ, यानी कि अशोक जी है, यानी अशोक सम्राट अशोक है, ये प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट है जिसने एक आदेश प्रसारित कर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था। आपको पता है कि इस अशोक के फर्स्ट नंबर जो शिलालेख है उसमें ये बातें बताई गई। शिलालेख नंबर फर्स्ट में जहाँ राजकीय रसोई घर में एक हिरण और 2 मोर मारने की अनुमति दी गई और आगे भी इस पर प्रतिबंध की बात कही गई। वहीं स्तंभ लेख नंबर 5 पर पूर्ण प्रतिबंध का उल्लेख है और विभिन्न पशुओं के नाम विस्तार गिनाए गए हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये तो आपको पहले मैंने ये बातें बता दी, थोड़ा मैं इसको फास्टली देख लेते हैं अपन इसको। देखिए, अशोक ने न केवल समान दंड व्यवस्था स्थापित की बल्कि उसने दंड की कठोरता में कमी की और इसके लिए रज्जुकों को विशेष अधिकार प्रदान किए। यानी कि ये जो दंड से संबंधित जो कार्य कौन करते रज्जुक थे। ठीक है, जब मैंने पिछला टॉपिक में ये बातें मैंने बताई थी, इन्हें अपने विवेक पर आधारित प्राणदंड देने और प्राणदान देने का अधिकारी कर दिया गया। यानी कि ये किसी को प्राणदंड भी दे सकते या किसी की जान भी बचा सकते थे। ठीक है, यानी कि दंड में कमी और दंड को बढ़ाया भी जा सकता था। ओके, बात करते हैं मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को 3 दिन का विशेष अवसर प्रदान किया गया ताकि वे पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। तो यानी कि जिसको मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाती है उनको 3 दिन का एक विशेष अवसर दिया जाता था जिससे वो पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास कर सके। ठीक है, अशोक ने राजस्व सिद्धांत को पिता पुत्र संबंधों पर आधारित बताया। यानी कि अशोक कहता है कि जो राजस्व सिद्धांत था, राजस्व सिद्धांत पिता पुत्र संबंधों पर आधारित था। ठीक है, अशोक ने समकालीन विदेशी शासकों के साथ की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुकरण भी ये करता था। डियर फ्रेंड्स, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, शिलालेख नंबर 13 में इन विभिन्न शासकों का उल्लेख हुआ जिनके साथ उसने
इस नीति का अनुकरण किया, यानी कि किस नीति का अनुकरण किया वो आगे देखते हैं। देखिए नीति का अनुकरण करने वाले ये शासक थे, उनका नाम हम देख लेते हैं। देखिए एक तरफ मैंने शासक का नाम और शिलालेख में ये बात बताई गई, एक तरफ वास्तविक नाम और एक तरफ राज्य का नाम। ठीक है, एक तो तुरुमै था, ये मिस्र का था और इसका नाम फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड। ठीक है, इसके साथ ही ऐसी नीति अपना अंत्यकिन एंटीगोनस था, ये मेसिडोनिया का था। मग यानी मेगल यानी कि ये सेरिन का था। ठीक है, एक है अलिक सुंदर यानी कि अलेक्जेंडर कोरने एरिज का था, और एक था अंतियोक यानी कि एंटियोक सेकंड, ये सीरिया का था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इनके साथ ये नीति अपनाया था। ठीक है, इस समय श्रीलंका का शासक एक आपको पता है देवानामप्रिय तिष्य था, जिसके साथ ही अशोक ने अपने अच्छे संबंध स्थापित किए थे। तो तीन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की, एक तो स्वयं सम्राट अशोक का पौत्र यानी कि पोता था दशरथ, और एक श्रीलंका का शासक तिष्य था। तो इनको तीनों को देवानामप्रिय उपाधि धारण की थे। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हम मौर्य साम्राज्य का महत्व की अपन बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस रही मौर्य प्रशासन की। ठीक है, तो देखिए इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट बताया गया, यानी कि मौर्य वंश का जो शासक है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना गया। ठीक है, दूसरी बात अगर महत्व की बात करें तो भारतीय इतिहास में निश्चित तिथि क्रम का आरंभ, यानी कि मौर्य प्रशासन से ही एक जो तिथि क्रम था, एक निश्चित तिथि क्रम था, वो वहां से प्रचलन यानी प्रारंभ हुआ। दो बात हो गई। ठीक है, तीसरी अगर बात करें भारतीय इतिहास में प्रथम बार किसी विदेशी शक्ति को पराजित करने का साक्ष्य, यानी कि प्रथम इतिहास में यानी किसी विदेशी शक्ति को हराने का क्या था, ये साक्ष्य मिला। जिससे आपको पता है सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया और फिर उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह भी किया गया था। ठीक है, तो ये बात होगी। चौथी बात अगर करें तो भारतीय इतिहास का प्रथम एवं अंतिम विस्तृत साम्राज्य जिसकी सीमाएं देखिए, पश्चिम में तो हिंदू कुश, ठीक है ये मैंने बता दिया, दक्षिण में कर्नाटक ये मैंने बता दिया। ठीक है, पश्चिम में मकरान यानी बलूचिस्तान है, और पूर्व में आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार था। ठीक है, इस मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, अगली विशेषता की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, मैंने आपको बताया भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए, यानी कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ऐसी वैज्ञानिक सीमा यानी ऐसी साम्राज्य को स्थापित कर लिया था जिसके लिए महान मुगल तड़पते रहे, यानी कि मुगल शासक जितने भी इतने साम्राज्य विस्तार के लिए वो तड़पते रहे और अंग्रेज क्या आहें भरते रहे। तो डियर फ्रेंड्स, ये कहने वाले V.A. स्मिथ ने ऐसे कहा है। तो ऐसा उसने क्या कहा कि भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए, उस सीमा को प्राप्त करने के लिए मुगल जो महान मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। तो ये बात इतने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति था V.A. स्मिथ। ओके, आगे की बात अगर कहें तो देखिए सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासन तंत्र का प्रारंभ जो आगामी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रेरणा बना। अगला है छठा, इसका महत्व समकालीन विदेशी शक्तियों के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्थापना करना। भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस पुत्री हेलेना का विवाह है। अभिलेख परंपरा, अभिलेखों की प्रचलन, कलात्मक उन्नयन और बौद्ध धर्म के रूप में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। आई होप ये मैथ हो गया। अब डियर फ्रेंड्स, बात आती है मौर्य प्रशासन का पतन की। तो मौर्य प्रशासन का पतन क्यों हुआ, कैसे हो, और कौन कौन ऐसे इतिहासकार जो इस चीज को मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की ब्राह्मण नीति और बौद्ध समर्थन नीति मौर्य प्रशासन का मुख्य कारण है, यानी कि एक तो ब्राह्मण नीति और एक बौद्ध समर्थन नीति मौर्य प्रशासन के पतन का मुख्य कारण बनेगी। शिलालेख नंबर फर्स्ट में पृथ्वी के देवताओं यानी कि ब्राह्मणों को झूठा सिद्ध करने का प्रयास किया गया जिससे भी मौर्य प्रशासन का पतन हो। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया। दंड, समता, व्यवहार, समानता की स्थापना और शूद्र शासकों द्वारा ब्राह्मणों का निर्देश, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, पतन के कारण बन गए। हेमचंद राय चौधरी, R.D. बनर्जी, K.P. जायसवाल, D.R. भंडारकर,
अशोक की शांति और अहिंसा की नीति अपनाने से भी क्या होता है कि मौर्य प्रशासन का पतन होता है। डीडी कोशाम भी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य की दयनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण मौर्य का पतन हुआ। कैसे? तर्क नंबर 1 फर्स्ट पे देखिए, मौर्य युगीन पंचमार सिक्कों में मिलावट के आधार पर बताया गया उन्होंने, और एक अर्थशास्त्र में भारी करों की अदायगी या करों का उल्लेख भी बताया, इसलिए लोगों पर ज्यादा कर थोपना, और साथ ही साथ जो पंचमार के जो आहत सिक्के थे उसमें मिलावट के कारण बताया गया कि मौर्य का पतन भी ऐसा हुआ है। रोमेला थापर कहते हैं कि अत्यधिक केंद्रीकरण और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन एंड जो राष्ट्रीय चेतना उसका अभाव होने के कारण भी मौर्य प्रशासन का अंत होता है, मौर्य का अंत होता है। दिव्यावदान एक ग्रंथ है के अनुसार अमात्यों के अत्याचारों के विद्रोह से भी पतन होता है। यूनानी आक्रमण होते हैं भारत पर जिससे पतन होता है। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी, इसके पश्चात अशोक के पश्चात जिसके उत्तराधिकारी थे सारे के सारे निर्बल कमजोर, इसके कारण क्या होता है उनका पतन होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो मौर्य वंश है वो एंड होता है। बहुत लंबा टॉपिक रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको लगता है कि ये इतने वीडियो कैसे हो गए, कैसे इसको पढ़ना है? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा मौर्य प्रशासन डिटेल से अगर पढ़ना है तो प्लीज़ आपको ये सारे वीडियो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। इससे बाहर कोई भी ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। मेरे पे विश्वास कीजिएगा, मैं बहुत सही बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाएंगे। हाँ, और अगर आप ऐसे मेरे साथ अगर वीडियो देखना चाहते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो अपना जो DK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो फिर अब अगले वंश या अगले टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।